नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। खबरें होंगी प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा से जुड़ी हुई, साथ ही देश के अनमोल रत्न रतन टाटा के निधन पर देश दे रहा है श्रद्धांजलि। राजकीय सम्मान के साथ होगी पद्म विभूषण रतन टाटा की अंतिम विदाई। इसके अलावा खबरें होंगी जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर जो कवायद जारी है उसकी देंगे आपको तमाम अपडेट। खबरें अन्य क्षेत्रों से भी होंगी। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री लाओस के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। प्रस्थान वक्तव्य में आसियान नेताओं के साथ मिलकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने और लाओस के साथ संबंध मजबूत करने पर फोकस। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की कवायद जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बुलाई विधायक दल की बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नेताओं के बीच भी होगी बातचीत। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की भूख हड़ताल 6ठे दिन भी जारी। ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच कल देर रात हुई बैठक रही विफल। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत। मौजूदा हालात पर की चर्चा। और न्यूज़ एट 10 में इन सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की, जिन्होंने कल दुनिया को अलविदा कह दिया। दिग्गज उद्योगपति रतन नवल टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। उन्होंने 86 साल की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में रतन टाटा के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। 2008 में रतन टाटा को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये तस्वीरें हैं दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर की, जिनके पार्थिव शरीर को उनके आवास के बाद अब NCA की ओर प्रस्थान किया जा रहा है, जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे, जिसके बाद दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्यामा जुड़ गई हैं हमारे साथ मुंबई से। श्यामा, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि उनके आवास से पार्थिव शरीर उनका रवाना हो चुका है और NCPA की तरफ जा रहा है। कितनी देर में NCPA पहुंच जाएगा और लोगों को अंतिम दर्शन करने का मौका कब से मिलेगा? साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे श्यामा की सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके से की गई है? जी भावना, अगर हम आपको ताज़ी तस्वीरें दिखाएं तो फिलहाल रतन टाटा जी की पार्थिव शरीर जो है वो NCPA पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो आखिरी तैयारी होती है वो की जा रही है। और अगर आप यहाँ पे लोगों की संख्या देखें, पहले ही सुबह से ही यहाँ पर जो टाटा ग्रुप्स के जो समूह के कई सारे ऑफिसेस के एम्प्लॉयज हैं, जो लोग हैं, हम आपको बता दें कई लेयर्स में यहाँ पर बंदोबस्त की गई है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि स्टेट पुलिस की, महाराष्ट्र मुंबई पुलिस की, उन्होंने पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और जो नरीमन पॉइंट का इलाका है वहां पर एक सीमा तक में उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है। उसके आगे गाड़ियों को आना अलाउड नहीं है। लोगों को जो लोग आना चाहते हैं वो पैदल जा सकते हैं। इसके अलावा जो टाटा ग्रुप के जो सिक्योरिटीज हैं, ताज होटल्स की सिक्योरिटी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि
जो टाटा समूह के ऑफिसर्स के लोग हैं वो यहाँ पर कई संख्या में आए हुए हैं और वो रुके हुए हैं कि कब रतन टाटा के पार्थिव शरीर का वो एक अंतिम दर्शन ले सकें, उन्हें एक आखिरी विदाई दे सकें। क्योंकि 7 तारीख से जब वो अस्पताल में एडमिट हुए थे तो सभी को एक डर सा लगा हुआ था कि क्योंकि वो 86 इयर्स के थे और जो एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो उन्हें होने लग गए थे, तो लोगों को काफी डर बना हुआ था। और कल देर रात जब ये खबर आई तो कह सकते हैं कि एक जो लोग टूट जाते हैं वैसा वाला माहौल यहाँ पर हो गया था टाटा समूह में। और साथ ही आज एनसीपीए है, ये भी एक टाटा का हिस्सा है, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर जगह काफी है, पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है। और माना जा रहा है कि कई सेक्टर्स से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, साथ ही जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है और विभिन्न अन्य सेक्टर्स हैं, वहां से लोग आ सकते हैं और श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर सकते हैं रतन टाटा को। और 10 बजे से 4 बजे का समय बताया गया है। करीबन 3:30 बजे के 4 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से, एनसीपीएस जो साउथ मुंबई में है, यहाँ से उनकी आखिरी जर्नी है वो शुरू होगी। और साथ ही वो जाएंगे वर्ली प्रेयर हॉल में, जहाँ पे क्रेमेटोरियम भी है और जो पारसी संस्कार होते हैं या पारसी रिचुअल्स होते हैं, उस हिसाब से उनके प्रेयर्स होंगे, उनके रिचुअल्स होंगे। और उसके बाद स्टेट ऑनर्स के साथ में उनको आखिरी विदाई यानी कि उनकी अंतिम क्रिया जो है वो की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में आज एक दिन का राज्य शोक मनाया जा रहा है, यानी कि कोई भी एंटरटेनमेंट की या कोई भी ऐसी प्रोग्राम जहां पर इनॉग्रेशन होना है, यहाँ जहां पर जो गवर्नमेंट के सरकार के लोग आने हैं, वो सारी रद्द कर दिए गए हैं आज के लिए। कई सारे प्रोग्राम्स को पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो कोई भी ऐसा कार्यक्रम है जो आज के दिन पर निश्चित था वो आज नहीं होगा। और उसके बाद में अगर हम देखें तो सारे प्रोग्राम्स कल होंगे। ये एक तरीके से सम्मानित करने का तरीका है। और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं जहां पर हमारे ध्वज लहराते हैं, भारतीय ध्वज लहराते हैं, वो हाफ मास्ट में रहेंगे। और इसी तरीके से एक दिन का शोक जो होगा वो राज्य में मनाया जा रहा है। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि मुख्यमंत्री भी आएंगे। ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर एनसीपीए में जब इनका पार्थिव शरीर रतन टाटा जी का रखा हुआ है तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और वो रिप्रेजेंट करेंगे भारत सरकार को, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है। और प्रधानमंत्री भी होते अगर यहाँ हो तो वो आते थे जरूर। तो इसीलिए अमित शाह यहाँ पर आएंगे और हम मान रहे हैं कि शाम का समय होगा जब अमित शाह यहाँ पर आएंगे और वो अपनी श्रद्धांजलि रतन टाटा जी को देंगे। तो एक पूरा जो यहाँ पर दुख का माहौल है वो आप देख सकते हैं। इतना बड़ा समूह है, इतने सारे लोग हैं, वो सभी यहाँ पर उमड़े हैं एक झलक पाने के लिए, एक आखिरी विदाई देने के लिए रतन टाटा जी को। तो बिल्कुल श्यामा, कहीं ना कहीं दिग्गजों का आना वहाँ लगा है, उनके प्रियजनों का वहाँ आना लगा हुआ है। और महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति तो है ही है, साथ ही साथ श्यामा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी रतन टाटा को। अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा और कितने बजे का समय रखा गया है? देखिए, हम आपको बता दें तो उनका शरीर यहाँ पर है, पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा है। और जो डेकोरेशन है या जो फूलों का एक जो भी आखिरी जो सम्मान किया जाता है वो यहाँ पर है। आपको अगर हम तस्वीर दिखाएं तो वो है तिरंगा भी उन्हें दिया गया है, क्योंकि रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। तो हम जानते हैं कि जो ये विदाई होगी वो स्टेट ऑनर्स के साथ में होगा। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में जहाँ उनका पार्थिव शरीर है वहां पर तिरंगा भी है, सम्मान कर रहा है देश, यानी कि देश सम्मान कर रहा है उन्हें। और ये भी आपको बता दें कि हमने जब आपको बताया कि 4 बजे का समय है जब यहाँ से उनके पार्थिव शरीर का एक आखिरी जर्नी यहाँ से शुरू होगा, वो जाएगा वर्ली में। वर्ली प्रेयर हॉल है, वर्ली प्रेयर हॉल में आखिरी उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो होंगे, कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पारसी तरीके होते हैं अंतिम क्रिया के, वो यूजुअली अब कम होने लग गए हैं। 2015 से बात करें अगर हम, तो मुंबई में भी एक नया पारसी क्रिमेटोरियम बनाया गया है जहां पर पारसी को अब क्रिमेट किया जाता है। उन्हें
अग्नि दी जाती है और वर्ली में इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम है, तो माना ये जा रहा है कि रतन टाटा जी को भी वहीं ले जाया जाएगा और प्रेयर्स के बाद में उनकी अंतिम क्रिया जो होगी वो वर्ली क्रिमेटोरियम में होगी। अगर आप देखें तो जो साइरस मिस्त्री 2018 में साइरस मिस्त्री जो एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हुई थी वो भी टाटा समूह को बिलोंग करते थे, वो भी पारसी थे, उनके भी पार्थिव शरीर को अग्नि दी थी, इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में लेके गए थे यहीं सेम वर्ली में। तो अब जो पैटर्न है हमने देखा है वो थोड़ा बदला है यहाँ पर, क्योंकि जो टावर ऑफ साइलेंस होता है वो अमूमन हम देखते हैं कि गिद्धों की संख्या कम होने की वजह से काफी लंबा समय लगता है शरीर को डिकम्पोज होने में या शरीर को पूरी तरह से खत्म होने में। इसीलिए एक अच्छा और सम्मान्य तरीका ये होता है कि आप शरीर को जल्द से जल्द उसे मोक्ष दे दें, और यही तरीका है कि पारसियों ने इसे अपनाया है और वर्ली क्रिमेटोरियम में उन्हें क्रीमेट किया जाएगा। जी श्यामा, साथ ही साथ अगर उनके सफर की बात करें तो टाटा समूह को ऊंचाइयों तक ले जाना ही नहीं, भारतीय उद्योग को भी वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाना कहीं ना कहीं रतन टाटा के नाम पर आता है। बिल्कुल, अगर हम शुरुआत ही करें तो रतन टाटा जी के नाम पे ना सिर्फ इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ना कि कॉर्पोरेट जगत को बढ़ावा देना, बल्कि पूरे समाज को साथ में लेके चलने का एक क्रेडिट है। अगर आपको मैं दिखाऊं जो संख्या आई हुई है यहाँ पर लोगों की, वो एक प्रतीक है इस बात का कि रतन टाटा हमेशा लोगों के लिए वो काम करते रहे। और जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि उन्होंने कई ऐसे मोटिवेशनल या विजनरी कदम उठाए उन्होंने, जो कि समाज के लिए या इवन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए पूरी तरीके से बदल देने वाला डिसीजंस ठहरे। और इसमें से मुख्यतः अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से बिजनेस को बढ़ावा दिया है, वो आप कह लीजिए वेरियस सेक्टर्स में, अपैरल में, मोटर्स में, इंडस्ट्रीज में, ये सारे सेक्टर्स में आज टाटा अपना न सिर्फ उनका प्रेजेंस है बल्कि उनका दबदबा है। तो आप ये मान सकती हैं कि कितना उन्होंने काम किया है। और जब उन्होंने वहां अपने चेयरमैन पद से रिटायरमेंट भी ले ली, जब वो किसी और को उन्होंने कुर्सी दे दी, उसके बाद में भी वो फिलैंथ्रोफी के काम में, और ये भी बताया जाता था कि जो उनका एक आय होता है, जो उनकी इनकम होती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो समाज को दे देते थे, फिलैंथ्रोफी में दे देते थे। इसीलिए उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से ज्यादा बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से जाना जाता है, ना कि फॉर्मर चेयरमैन, बल्कि जो एमिरिटस है या फिलैंथ्रोपिस्ट है उस नाम से ज्यादा जाना जाता है। और ये इसलिए भी क्योंकि रतन टाटा ने सिर्फ समाज के लिए, यानी कि इंसानों के लिए या मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग के लोगों के लिए ही सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने पशुओं के लिए भी काफी काम किया है। आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, यहाँ जो ताज होटल है जहां पर 26/11 के अटैक हुए थे, वहां पर जो ये भी टाटा समूह का ही है और टाटा का ही है ताज, यहाँ पर एक पाबंदी है कि अगर कोई स्ट्रे आता है तो उसे जो सिक्योरिटी है वो वहां से भगा नहीं सकते हैं, उन्हें उसे वहीं रहने देना होगा, सम्मानित करना होगा, क्योंकि रतन टाटा एक डॉग लवर थे। और उन्होंने अपने बॉम्बे हाउस में जो टाटा का ऑफिस है फोर्ट की तरफ में, वहां पर भी उन्होंने काफी अच्छा जगह बनाया हुआ है जो स्ट्रेज होते हैं उनके लिए। तो आप समझ सकती हैं। और कई सारी जगहों पर हमने ये भी सुना कि काउज एंड कैटल्स के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया है। तो एक ओवरऑल तो कहीं ना कहीं रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है श्यामा, और हम देख रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए में ला दिया गया है और अंतिम दर्शन के लिए लोगों का आना जाना अब लग गया है। फिलहाल श्यामा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले,
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा की। प्रधानमंत्री लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की यात्रा पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन लाओ पीडीआर के वियंगचान में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि उनकी ये यात्रा कई मायनों में अहम और सफल साबित होगी। उन्होंने उम्मीद की है कि ये यात्रा आसियान देशों के साथ साथ भारत के जुड़ाव को और गहरा करेगी। दरअसल इस साल भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक को पूरा कर रहा है। दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि वे आसियान नेताओं के साथ मिलकर भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे और साथ ही सहयोग के भविष्य की दिशा भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि यह सम्मेलन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए चुनौतियों पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा। लाओ पीडीआर और इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस क्षेत्र के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध साझा करता है। यह क्षेत्र बौद्ध धर्म और रामायण की साझा विरासत से समृद्ध है। ऐसे में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए लाओ पीडीआर नेतृत्व के साथ होने वाली ये बैठक अहम होने वाली है। आसियान देशों के साथ भारत के आपसी सहयोग के लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले साल इन बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, आर्थिक सहभागिता और जनता के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर जोर दिया था। पीएम मोदी का ये 10वां आसियान दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओ पीडीआर की राजधानी वियंचियन में होंगे। सितंबर 2023 में जकार्ता में हुए 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और आर्थिक सहभागिता और जनता के बीच आपसी संपर्क और रणनीतिक सहभागिता को प्रगाढ़ बनाने जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए 12 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था। अन्य प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए इस बार भारत लाओ पीडीआर के आसियान समिति की थीम कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस का समर्थन करेगा। We have very close, friendly and historical and civilizational relations with Lao PDR. That includes a whole host of different areas of cooperation, including restoration of archaeological sites, capacity building, IT. We have also undertaken quick impact projects. We have undertaken transmission line projects, power projects, a whole host of different areas of bilateral cooperation. 1967 में आसियान के गठन से 1990 शीत युद्ध की समाप्ति तक कोई खास संबंध नहीं रहे। 1990 के बाद भारत ने आसियान को दक्षिण पूर्व एशिया के एक समूह के तौर पर देखना शुरू किया। 2002 के बाद भारत और आसियान अपने संबंधों को शिखर सम्मेलन के स्तर पर ले जाने में सहमत हुए। 2012 में भारत ने आसियान के साथ संबंधों को रणनीतिक सहयोग के स्तर पर पहुंचाया। 2014 की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत ने आसियान क्षेत्र को अहम भागीदार के रूप में पहचान दी। 30 सालों की कूटनीतिक वार्ता के बाद 2022 में भारत आसियान समग्र रणनीतिक सहयोग का रास्ता खुला। साल 2022 से भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा पर काम लगातार जारी है। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत और आसियान के बीच संबंधों की बात करें तो इंडो पैसिफिक में दोनों पक्ष एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आसियान की ओर से आसियान आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक के फ्रेमवर्क पर काम पूरा किया जा चुका है। भारत की ओर से इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक के बीच सहयोग जारी है।
पीएम मोदी 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से इस मुद्दे पर भारत की नीतियों को सामने रखेंगे। In the East Asia Summit, the Prime Minister announced the Indo-Pacific Oceans Initiative in the 14th EAS Summit in 2019, and since then we have built convergences with the ASEAN's own outlook for the Indo-Pacific, and we work closely with ASEAN countries on this. भारत के साथ साथ आसियान रीजन के 7 देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF का हिस्सा हैं, जो 2022 के बाद से एक नई आर्थिक समूह के तौर पर उभरा है। बिम्स्टेक में आसियान के 2 देशों थाईलैंड और म्यांमार के साथ भारत सहयोग कर रहा है और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में भारत कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड के साथ मिलकर काम करता है। जानकार मानते हैं कि गैर परंपरागत रक्षा सहयोग भारत और आसियान ग्लोबल साउथ पार्टनर के तौर पर आर्थिक और तकनीकी सहयोग कर सकते हैं। बीते 10 वर्षों में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर नजर डालें तो 2022 में आसियान के साथ किया गया समग्र सहयोग समझौता इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट कहा जा सकता है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आसियान देशों ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा की है। महामहिम राष्ट्रपति ने भी तिमोर लेस्टे, फिजी और न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान भारत की इंडो पैसिफिक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूती देने का काम किया है। माना जा रहा है कि लाओ PDR में आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट के दौरान आसियान के साथ मिलकर के भारत एक बार फिर से इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ की अपनी नीति को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखता नजर आएगा। लाओ PDR में मेघना देव और कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अजय मिश्र, VNCN, DD न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा में लाओस में जो इस समय भारतवंशी मौजूद हैं वो किस तरीके से उत्साहित है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लाओस में प्रवासी भारतीय बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक प्रवासी भारतीय विकास शर्मा लाओस के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र खेन पर भारत का राष्ट्रगान बजाकर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पूरे भारत में उनकी इतना है। अभी लाओस में भी हम लोग जब पता लगा तो बहुत एक्साइटेड थे हम लोग कि भाई चलो, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे 2016 में भी आए थे, पर उस टाइम भी इतना था कि मिलेंगे, पर उनका व्यस्ततम कार्यक्रम था तो नहीं मिल पाए। पूरी तैयारी कर रखी हम लोगों ने उनके स्वागत की। तो सब लोग यहाँ पे जो भी इंडियन कम्युनिटीज़ हैं वो इतना एक्साइटेड है उनसे मिलने के लिए, बहुत ज़्यादा। जब आएंगे वो तो ढोल परफॉर्मेंस से मैं और मेरा एक दोस्त है वो हम दोनों उनका स्वागत करेंगे। और मैं जो लोकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाता हूँ, इस बार बहुत अच्छी तैयारी है हमारी सबकी। भारत की सीमा से सैकड़ों मील दूर बसे दक्षिण पूर्वी एशिया देश लाओस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम राष्ट्र की प्राचीन सनातन संस्कृति को सहेजने के काम में जुटी हुई है। लाओस के वाट फोउ मंदिर के सर्वे में ASI को पता चला है कि मंदिर के गर्भगृह में के प्रांगण में शिवलिंग आज भी विराजमान है। इस मंदिर प्रांगण में शिव परिवार की नंदी पर विराजमान खंडित मूर्ति से लेकर कई शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं। इस यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट के रेस्टोरेशन के काम में ASI की टीम साल 2007 से लगी हुई है। ASI के इस काम से न सिर्फ भारत और लाओस के संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि हजारों साल पहले सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया में फैली हिंदू संस्कृति का चिन्ह एक बार फिर सहेजे जा सकेंगे। अपनी लाओस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ASI द्वारा किए जा रहे संरक्षण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे।
नरेंद्र मोदी की लाओस यात्रा के दौरान जहां एक और इंडो पैसिफिक जो ग्लोबल साउथ के सॉल्यूशंस जैसे बड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी, वहीं इस पूरे यात्रा का एक सॉफ्ट पहलू भी है। भारत और लाओस के बीच में जो सांस्कृतिक जो संबंध है उसको लेकर के कैसे और भी मजबूती मिलेगी, आपको बताएं। यहाँ पर ये जो वाट फाओ कॉम्प्लेक्स में जो अवशेष मिले हैं उसमें बुद्धिज्म और सनातन धर्म की एक मिले जुले अवशेष मिलते हैं और उसको ASI संरक्षण करने का काम कर रहा है। मेरे साथ डायरेक्टर हैं ASI में सुंदरपाल जी। सर बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा बताएं कि क्या अवशेष मिले थे और कैसे हम लोग इसको संरक्षित कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आपको पता है अभी हमारा शेयर कल्चरल वैल्यूज लाओस के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे भारतीय सभ्यता के अवशेष जो आपको यहाँ पे पैनल्स पे दिख रहे हैं कि हिंदू धर्म और बुद्धिज़्म के यहाँ पे इन्फ्लुएंस काफ़ी दिखाई दे रहा है। उसी के कारण ये जो आर्किटेक्चर में उनके जो भी अवशेष है वो पत्थरों पे अच्छे से उनको दर्शाया गया है। तो भारत सरकार ने ये 2007 में ये पहल लिया था कि इन जो वाट फाओ जो कॉम्प्लेक्स है जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसको भी संरक्षित किया जाए। तो भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत में बहुत सारे मॉन्यूमेंट को संरक्षण करते हैं, तो उसी उन्होंने ASI को इंगेज किया इस बड़े काम को करने के लिए। एक वाट फाओ जो कॉम्प्लेक्स है एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ही बुरी स्थिति में था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2007 और 17 पहला फेज में काफ़ी सारे काम किया है। तो उसी अच्छे काम को देखते हुए 2018 से 28 तक एक और हमारा सेकंड फेज का एक MOU हुआ जिसके तहत हम इस स्थान को संरक्षित कर रहे हैं, जिसे आपको दर्शाया जा रहा है इन चित्र के ज़रिए से। इंटरनेशनल कंजर्वेशन प्रिंसिपल के मापदंडों पे यूनेस्को एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के सलाह से हम इस कंजर्वेशन काम को हम काम कर रहे हैं। और लेकिन सर बहुत बेहतरीन काम दिख रहा है, जिस तरह से आपने देखा कि बिफोर आफ्टर की जो हमें तस्वीरें दिख रही हैं। लेकिन सर लाओस के अलावा आसियान क्षेत्र में वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप लोग संरक्षण का काम कर रहे हैं? जी सर, हम साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया में हम काम कर रहे हैं। तापोम और प्रिय विहार में अभी काम चल ही रहा है। और दूसरा बड़ा काम हमारा म्यांमार में चल रहा है। म्यांमार में भी पहला हमारा प्रोजेक्ट जो पहले हुआ था उसमें हमने बागान में आनंदा टेम्पल का एक बहुत बड़ा काम किया था, वहाँ बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद हम इस सेकंड फेज में अभी हम जो अर्थक्वेक हुआ था 2006 के करीब में, जो अर्थक्वेक से काफ़ी वहाँ पे नुकसान हुआ था, उससे काफ़ी, क्योंकि बागान एरिया में बहुत सारे अवशेष मॉन्यूमेंट्स है तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसका संरक्षण का काम अभी चल ही रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय सनातन धर्म की जो जड़ें कही जाती हैं कि हजारों लाखों साल पुरानी हैं, उसके अवशेष जो यहाँ पर मिल रहे हैं उनको संरक्षण करने का काम लगातार जारी है। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ अजय मिश्रा, DD न्यूज़, लाओ PDR। तो लाओस के वियंगचान से अजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ज़्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं उनका। अजय, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री लाओस पहुंचेंगे, किस तरीके की तैयारियां की जा रही है वहां पर और उनके पारंपरिक वेलकम के लिए क्या तैयारियां, और साथ ही साथ 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और साथ ही 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा और आसियान और भारत देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक नया अध्याय किस तरीके से लिखती हुई नजर आएगी? बिल्कुल सही कहा आपने भावना, नमस्कार। और देखिए ये नया अध्याय तो इसलिए भी लिखा जाने वाला है क्योंकि ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि 2014 में शुरू की गई थी उसके 10 साल पूरे हो रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जिस तरह से हमने जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके सेंटर में आसियान क्षेत्र को रखा है, तो आसियान के साथ हम लगातार पिछले 20 सालों से, जब से इंडिया आसियान समिट की शुरुआत हुई है तब से हम लगातार एंगेज करते आए हैं। 21 साल हमने इसको मिस नहीं किया है। कारण ये है कि ये धीरे धीरे जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ शुरुआत हुई थी, अब वो धीरे धीरे जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में भी अपने पाँव पसारता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक का जो राजनीति है पूरे दुनिया की, चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए वो अभी भी इवॉल्व हो रही है, लेकिन आसियान एक बहुत ही बड़ा मंच बन चुका है इंडो पैसिफिक ओशन में तमाम देशों की अपनी नीतियों को केंद्र में रखने का। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आसियान के साथ बात करते हैं तो हम भले ही द्विपक्षीय स्तर पर ट्रेड को ज़्यादा बेहतर करने की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्ट को और ज़्यादा मजबूत करने पर ध्यान दें, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है हमारी डिप्लोमेसी का वो है इंडो पैसिफिक या जो इंडो पैसिफिक हमारी जो नीति है उसमें हम कैसे और आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो ईस्ट एशिया समिट और आसियान समिट दोनों में ही इस बात को हम एक बार फिर से मजबूती से रखते हुए प्रधानमंत्री को देखेंगे कि हम एक फेयर साउथ चाइना सी की बात करते हैं और वहाँ पर जो चाइना के साथ बहुत सारे आसियान जो देशों के मतभेद हैं
उस पर अजय, आपकी वो सभी आवाज लोग भारत साफ तौर का पर हम सहयोग तक सुनाई नहीं दे रही, कर- लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाओस यात्रा का, और जिस तरीके से भारत और आसियान देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जिस तरीके से 1 दशक पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री का और ये 10वां आसियान दौरा है, ऐसे में ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। अजय, आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी जम्मू कश्मीर गठबंधन की सरकार की, जिसके लिए कवायद अब तेज हो गई है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के सरकार गठन को लेकर, जहां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली नव निर्वाचित सरकार की गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन जाने से पहले अपना मुख्यमंत्री तय करेंगे। मुख्यमंत्री तय करने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अपने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं के बीच बैठक होगी, जिसमें सरकार बनाने से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में घोषित जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी इसका ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इसके बावजूद गठबंधन ने औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का शपथ ग्रहण संभवतः शनिवार को या फिर सोमवार को हो सकता है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के बीच देर रात हुई बैठक विफल रही। डॉक्टरों की भूख हड़ताल छठे दिन भी जारी है। बैठक के लिए जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य भवन गए थे और इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत, गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, स्वास्थ्य सचिव और डीजी राजीव कुमार शामिल थे। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की थी। आनंद बोस ने बैठक के जरिए डॉक्टरों की 10 मांगों के लिए बीच का समाधान खोजने की बात भी कही थी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से रजिस्ट्री के नए नियम लागू हो गए हैं। इस उन्नत सॉफ्टवेयर का पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन पहले राज्य के 4 जिलों में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। अब आज इसे प्रदेश के सभी 55 जिलों में इसे लागू भी किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सरकार गुड गवर्नेंस के लिए डिजिटलीकरण का सहारा ले रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जमीन की रजिस्ट्री कराने की जिस प्रक्रिया की शुरुआत राज्य में 4 जिलों में की गई थी, अब उसे गुरुवार से सभी 55 जिलों में लागू किया जा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के अब सभी जिलों में रजिस्ट्री कराना अब और आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब संपत्ति का पंजीकरण करवाना सरल हो जाएगा। गुरुवार से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संपत्ति पंजीकरण यानी रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान संपदा 2.0 से eKYC से पहचान होगी। संपत्ति की GIS मैपिंग, बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेजों का स्वतः प्रमाणन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में दस्तावेजों का निष्पादन ई-साइन और डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा, जिससे गवाह लाने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। कुछ दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अब उप पंजीयक कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीयन अधिकारी से संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा और कई मामलों में किसी भी प्रकार के इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। व्यक्ति की पहचान के लिए वीडियो KYC का प्रावधान भी रखा गया है। इतना ही नहीं, पंजीयन के लिए ई-साइन एवं डिजिटल हस्ताक्षर से दस्तावेज का निष्पादन होगा। दस्तावेजों की ई-कॉपी डिजी लॉकर, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ई-स्टैम्प सृजित करने की सुविधा भी होगी। संपत्ति की सर्च प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है। संपदा 2.0 में eKYC से पहचान होगी। GIS मैपिंग, बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेजों का स्वतः प्रमाणीकरण। दस्तावेजों का निष्पादन ई-साइन और डिजिटल सिग्नेचर से होगा। गवाह लाने की अनिवार्यता समाप्त होगी।
उप पंजीयक कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं। पंजीयन अधिकारी से संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। वीडियो केवाईसी का भी प्रावधान ई कॉपी डिजी लॉकर, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध होगी। ई स्टाम्प सृजित करने की सुविधा होगी। अभी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में एक तो पारदर्शिता में इसको मुझे लगता है डिजिटल होने से पारदर्शिता देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो समस्या सबसे बड़ी आती थी 2 गवाह किसको ले जाएं, कौन साथ आएगा नहीं आएगा, और कई बार ये होता था कि उसमें भी हम लेट होते थे कि 2 गवाह गए लेकिन फिर वो उस समय हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई, अगला स्लॉट मिला तो हम उसमें भी नहीं जा पाते थे और एक इंतज़ार करना पड़ता था जिसमें काफ़ी लोग परेशान होते थे। तो वो इंतज़ार कहीं ना कहीं ख़त्म होगा और ये बहुत अच्छा है। अब इन सब से ये हो जाएगा कि जो आपके गूगल मैपिंग और इन सब मैपिंग के द्वारा जो है रजिस्ट्री एक ज़मीन की जो है उसी समय पे हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ज़मीन के काफ़ी लोगों को बेच सके, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होगी। साथ ही जो नामांतरण के अभी कुछ समय पहले देखा गया है कि काफ़ी मामले लंबित थे। अब इन नामांतरण में ये है कि आसानी से जो है रिकॉर्ड्स उनके पास होंगे, आसानी से वो नामांतरण हो सकेंगे। गौरतलब है कि संपदा 2.0 विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा चुका है। ये नवाचार न केवल आम जनता के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि मध्य प्रदेश को ई गवर्नेंस की दिशा में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। ये पहल साइबर तहसील और डिजिटल प्रक्रियाओं से प्रदेश के राजस्व संग्रहण को भी सुचारू रूप से संचालित करेगी। रजिस्ट्री के नए नियमों के लागू हो जाने से न सिर्फ लोगों के समय की बचत होगी बल्कि रजिस्ट्री दफ्तर में बैठे दलालों के चंगुल से भी राहत मिलेगी। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और इस सकारात्मक पहल के बाद ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। भारत पाकिस्तान सरहद से सटे सुचेतगढ़ गांव की तरह ही एक और गांव है अब्दुलिया। सीमा पर खेतों के साथ हुई तारबंदी और हर तरफ सीमा प्रहरियों की चौकस निगाहें बताती हैं कि पहले यहाँ का जीवन सहज नहीं रहा होगा। दुश्मन की हर साजिश और पड़ोसी मुल्क के धोखे को इस गांव के लोगों ने काफ़ी करीब से महसूस किया है। लेकिन आज जीरो लाइन पर बसे गांव अब्दुलिया पर गूंजते देशभक्ति के तराने और उन पर थिरकते युवाओं की टोली को देखकर यह साफ है कि दशकों तक युद्ध की छाया में रहे इस प्रथम गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद आज इस गाँव में युद्ध की छाया नहीं बल्कि जगमग है आशा का आकाश। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के गांव अब्दुलिया में लगे एक मेले और हजारों की संख्या में बेखौफ लोगों की जीवंत कहानी का जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। मैं इस समय जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ के बॉर्डर के एक अंतिम गांव में हूं और इस गांव का नाम है अब्दुलिया। इस गांव में अगर आपको नजर आएगा तो एक उत्साह नजर आएगा। जहां भी आपकी नजर जाएगी दूर तक देखिए उत्साह के साथ लोग सम्मिलित हो रहे हैं इस तरह के मेले में और एक अलग उनमें आनंद है। ये उत्साह इस बात का है कि आज जो जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर बदली है वो बहुत अलग हुई है तस्वीर और बेहतर हुई है और वो बेहतर तस्वीर आज इस जम्मू कश्मीर के इस छोटे से बॉर्डर के गांव में आपको देखने को मिल सकती है कि लोग किस तरह से निडर होके बेखौफ होके इस मेले में न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि इस मेले का आनंद ले रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे कुछ लोगों से। पहले तो मुझे गांव की पूरी भौगोलिक स्थिति बताइए कि कैसे कितने बॉर्डर से कितनी दूरी पे बसा और किस तरह की इसकी स्थिति। ये गाँव वो हार्डली 400 मीटर बॉर्डर के नज़दीक है और यू शेप में हम बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर हैं। और जब फायरिंग होती थी आज से 5-6 साल पहले तो हमारा पूरा गांव जो डिस्टर्ब होता था। 370 टूटने के बाद 6 साल हो गए हमारे इस एरिया में फायर हुए। हम शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का, जबकि मोदी साहब जहां प्रधानमंत्री हैं 10 साल 11 साल से,
आज 6 साल से हमारे एरिया में कोई फायर नहीं, शांति से आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग ये दंगल देखने आए हुए हैं। ये मेला होता है, दंगल होता है पीर बाबा रतन साहब के नाम का, 45 साल से हमारे गांव के लोग करवाते आ रहे हैं, इसी तरह आज भी किया है। बहुत अंतर है अभी और पहले में, बहुत अंतर है। 370 टूटने से हमें बहुत फायदा है, बेनिफिट है। अभी शहरों में देखते थे, आए हमारे गाँव में इतना अच्छा लग रहा है इधर। देखिए बड़ी बात यही है कि धारा 370 के टूटने के बाद एक बड़ा अंतर, और अब्दुलिया गांव सहित बॉर्डर के वो तमाम गांव जहां पे बदलाव दिख रहा है। अगर बहुत असर हुआ है, जैसे फायरिंग कम हो गया है, या कोई भी ऐसे मतलब डर का माहौल था तो कम पब्लिक कम आती थी। आज की डेट में क्या है कि थोड़ी ज़्यादा आने लगी है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखिए अलग अलग तरह की तस्वीर देख सकते हैं, छोटे छोटे गाँव के झूले हैं और झूले में देखो बेखौफ होके बच्चे झूल रहे हैं। ऐसा माहौल जो हमने पहली बार देखा कि पूरे झूले लगे हुए हैं, पूरा बिल्कुल मतलब किसी को टेंशन नहीं, कुछ हो जाएगा। इतना बेटर माहौल है, इतना अच्छा माहौल है कि आप देख लो दूर दूर से लोग आए हुए हैं। पहलवान जो दिल्ली से पहलवान आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं। इस बदलाव की बानगी अब्दुलिया सहित इस तरह के गाँव हैं और बॉर्डर के छोटे गाँव हैं जहाँ पर आज परिस्थितियाँ बदली हैं और चीज़ें भी अलग हुई हैं। बहुत अच्छा है अभी, पहले जैसा नहीं है। अभी पहले फायरिंग वगैरह होती थी, इतनी पब्लिक नहीं होती थी, कम मेला होता था। अभी ज़्यादा हो रहा है, दुनिया खुशहाल है, खुश है। अभी हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थिरता के साथ जो विकास है वो झलक रहा है, और इस गांव में इस तरह के मेले को देख के ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर लगातार बदल रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जीरो लाइन गांव अब्दुलिया से कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, जम्मू। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर का सुचेतगढ़ गांव भारत पाकिस्तान सरहद पर यह भारत का आखिरी गांव है। इसके फौरन बाद पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। इस गांव से पाकिस्तान की इनायत पोस्ट का ऑब्जर्वेशन टावर बेहद करीब से देखा जा सकता है। 1 दशक पहले तक सरहदी गांव सुचेतगढ़ आए दिन पाकिस्तानी गोलीबारी से छलनी होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद भारत पाकिस्तान सरहद के सुचेतगढ़ गांव की कहानी आज सभी को प्रेरणा देती हुई प्रतीत होती है। देखिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर के सुचेतगढ़ गांव से डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। डीडी न्यूज की टीम इस वक्त भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के लाइन पर है और मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ बॉर्डर पर हूं और यहां से महज कुछ दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर है और मेरे सामने अगर आप देख सकते हैं कि फेंसिंग है और फेंसिंग के उस साइड जो है वो पाकिस्तान है और इस फेंसिंग के इस लाइन में ये भारत का पूरा इलाका है और जो है बॉर्डर का लास्ट गांव है और इस गांव में आज बहुत सुविधाएं आ चुकी हैं। जितनी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो आज इस गांव में है। और दूसरी बात, इस गांव में एक तस्वीर बदली है। वो तस्वीर बदली है 2019 के बाद से, जब धारा 370 और 35 से जब पूरे जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो गांव वालों की जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। जीवन यापन काफ़ी सुरक्षित और सुविधापूर्ण हुआ है। जैसा कि पहले गांव वालों के मुताबिक ये है कि जो पहले का जो ये इस तरह के गांव थे, चाहे वो अब्दुलिया गांव हो, सुचेतगढ़ गांव हो या बॉर्डर के आसपास के और गांव हो, वहाँ पर एक टेरर था, एक आतंक था और हमेशा गोलीबारी का खतरा था, क्योंकि उनको लगता था कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ से जो गोलियां आती हैं वो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें पैदा करती थी। और ऐसे में उस दौर में वो लोग पूरे गांव के गांव पलायन हो जाते थे और आरएसपुरा सहित दूसरे जिलों में चले जाते थे। लेकिन अब गांव वाले कहते हैं कि किसी भी तरह का उन्हें कोई खतरा नहीं है और सरकार ने इस तरह के गांव में, जो बॉर्डर के लास्ट गांव हैं, जीरो लाइन के जो गांव हैं, उस गांव में 2-3 सुविधाएं और बढ़ाई हैं। सरकार ने इस तरह के गांव में कुछ बैंकर्स का निर्माण किया है और वहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उस बैंकर्स में वो छुप सकते हैं। इसके अलावा गांव में से निकलने के रास्ते बहुत अच्छे हुए हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। लेकिन उनका कहना है कि अभी
एक लंबे समय से बॉर्डर की तरफ से किसी तरह की कोई भी घटना नहीं हुई है और वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर उनकी तरफ से एक गोली चलेगी तो यहाँ से 5 गोले जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए गांव है, वहाँ पर अमन है, चैन है, शांति है। वजह एक ही है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी और उसके बाद लाइफस्टाइल में परिवर्तन हुआ है। कैमरामैन संदीप के साथ ग्राउंड जीरो के गाँव सुचेतगढ़ से अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, जम्मू। रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी यानी R.K. नारायण की आज जयंती है। वो अंग्रेजी में भारतीय लेखन के बेहतरीन लेखकों में से एक थे। उनकी कहानियां अक्सर परंपरा और आधुनिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भारतीय पारिवारिक जीवन की गतिशीलता के बीच टकराव जैसे विषयों का पता लगाती है। उनकी शैली में सौम्य हास्य, सौम्य विडंबना और सादगी की विशेषता है। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में जन्मे R.K. नारायण प्रारंभिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक माने जाते हैं। R.K. नारायण की काल्पनिक, अकाल्पनिक और पौराणिक रचनाओं को दुनिया भर में सराहा जाता है। उन्होंने 34 उपन्यास लिखे। उनका पहला काम स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्कूली बच्चों के एक समूह के रोमांच को बयान करने वाली एक प्रासंगिक कहानी है। उन्होंने अपनी रचनाएं दक्षिण भारत के एक काल्पनिक गांव मालगुडी को आधार बनाकर की थी, जिस पर बाद में मालगुडी डेज नाम से एक धारावाहिक बनाया गया था और इस धारावाहिक को डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। यह एक लोकप्रिय टेलीविजन शो था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और जिसे लोग आज तक नहीं भूले हैं। मालगुडी डेज की कहानियां इतनी जीवंत होती थीं कि लोग उन्हें अपने जीवन से जुड़ा महसूस करते थे। R.K. नारायण ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय ग्रामीण और शहरी जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं का सटीक चित्रण किया है, जिसमें आधुनिक शहरी जीवन और पुरानी परंपराओं के बीच टकराव देखने को मिलता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही लेखन के लिए समर्पित कर दिया था और जीवन के अंतिम समय तक भी वह इस कार्य को बखूबी करते रहे। भारतीय साहित्य में R.K. नारायण की विरासत बहुत गहरी है, जिसने भारतीय अंग्रेजी लेखन की दिशा को आकार दिया है और लेखकों की एक नई पीढ़ी को प्रभावित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्र की आदिशक्ति की आराधना की। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन देश भर के मंदिरों में मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु मां की आराधना कर रहे हैं। देखिए डीडी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। और आपको बता दें कि आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरानी हमले से पैदा हुए हालात पर फोन पर चर्चा की है। व्हाइट हाउस के अनुसार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी फोन पर हुई इस बातचीत में शामिल हुई। बातचीत करने के बाद व्हाइट हाउस की ओर से जानकारी दी गई है कि दोनों नेताओं ने आने वाले दिनों में संपर्क में रहने और हालात पर नजर बनाए रखने पर सहमति जताई है। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से लेबनान में नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने का भी आग्रह किया है। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। अगली विशेष प्रस्तुति आप देखेंगे प्रधानमंत्री की लाओस यात्रा पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी आरेंद्र प्रताप सिंह के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।